अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को आज एक बड़ा रिलीफ मिला है। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी रेफरी बेंच ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की। अदालत ने शहबाज शरीफ को 50-50 लाख के 2 जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत की है। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी रेफरी बेंच ने इसकी समाअत की। शहबाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारड़ ने नुक्ता उठाया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ 110 में से सिर्फ 10 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए और अभी तक एक धेले का इल्ज़ाम भी साबित नहीं हुआ, लिहाजा शहबाज शरीफ की जमानत को मंजूर किया जाए। फिर उधर मरियम नवाज शरीफ ने आज एक ट्वीट किया कि 10 साल कहीं भी नाइंसाफ़ी का सुनकर पहुंच जाने वाले को आखिर आज इंसाफ मिल गया। जितनी मरतबा भी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया, उनका जुर्म सिर्फ वफाए नवाज शरीफ निकला। शहबाज शरीफ का मुकाबला करना है तो खिदमत में करो, झूठे मुकदमात के जरिए खिदमत के निशान नहीं मिटाए जा सकते। अब नाजरीन, एक तरफ नैब अपोजिशन की तनकीद का निशाना बनता है, नैब की कार्रवाइयों को इंतकामी कार्रवाइयां कहा जाता है। अपोजिशन समझती है कि नैब को इमरान खान डिक्टेट करते हैं और इमरान खान अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए अपोजिशन को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। ये तासुर सिर्फ अपोजिशन की तरफ से नहीं मिलता है, बल्कि एक आम आदमी भी ये सोचने पर मजबूर होता है कि साल 6-6 महीने कैद में रखने के बाद भी आखिर नैब इल्ज़ामात साबित क्यों नहीं कर पाता। शहबाज शरीफ 7 महीने से ज़ायद जेल में रहे, हमजा शहबाज 20 महीने कैद में रहे और उसके बाद उनको जमानत मिली। आहद चीमा 3 साल बाद रिहा हुए। फवाद हसन 17 महीनों के बाद जमानत पर रिहा हुए। फिर एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी भी जमानत पर रिहा हुए। खुर्शीद शाह साहब अभी भी जेल में हैं। आज एक बार फिर चेयरमैन नैब जस्टिस राइट जावेद इकबाल ने कहा कि नैब और पाकिस्तान तो साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन नैब और करप्शन नहीं। आज फिर उन्होंने कहा कि बड़ी मछलियों के खिलाफ अरबों रुपए की बदउनवानी के रेफरेंस एहतसाब अदालतों में दायर किए हैं और नैब किसी दबाव और धमकी की परवाह किए बगैर आइन और कानून के मुताबिक काम करता है। लेकिन दूसरी तरफ नैब ने चौधरी बरादरान, जो पंजाब में हुकूमत के अहम इत्तेहादी हैं, उनके खिलाफ आमदन से ज़ायद असासा जात के रेफरेंस की इंक्वायरी बंद करने की दरख्वास्त दी हुई है, जिस पर एहतसाब अदालत ने नैब को 24 अप्रैल तक जवाब जमा कराने की हिदायत की है। तो सवाल ये है, क्या वाकई मुल्क में सब कुछ मेरिट के मुताबिक हो रहा है, कानून के मुताबिक चल रहा है? अभी कल ही वज़ीर आज़म ने पेशावर में कहा कि मुल्क में ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता और वो PDM जैसे तंजीमें बनाता है, इत्तेहाद बना लेते हैं और सब जो है करप्शन करके बचना चाहते हैं। तो इसी पर हमें आज बात करनी है कि क्या वाकई हमारे मुल्क में जो मुकदमात बनते हैं, जो लोगों को पकड़ा जाता है, केसेस बनते हैं, सब कुछ मेरिट पे चल रहा है कि नहीं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब आपका, जब से आपको नई वजारत मिली है उसके बाद आप पहली बार मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जब वजारतें बदलती है, मैंने तो आज एक सवाल पूछना है, मुझे बड़ा इबहाम भी रहता है और कन्फ्यूजन भी रहती है कि जब एक वज़ीर किसी वजारत में साल 6 महीने 2 साल काम करता है, उसके सिस्टम को समझता है अच्छे तरीके से, जेलिन होता है, फिर अचानक उसको पता चलता है कि अब तुमने नई वजारत को संभालना है, तो सर कितना मुश्किल होता है नए सिस्टम को समझना, नए वजारत के काम को सारा समझना, नए स्टाफ से सारा जेलिन होना। तो आपको नहीं लगता कारकर्दगी सर इससे मुतासिर होती है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो। दूसरी बात यह है कि देखें, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के मैं कॉन्टेक्स्ट में तो ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह मैंने मुख्तलिफ जगहों पे कहा भी है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री एक बहुत ही मुश्किल और एक बहुत ही आपको कंज्यूम करने वाली मिनिस्ट्री है। उसमें 24 घंटे, कोई हफ्ता इतवार नहीं, आपको मुसलसल चीज़ों पे रहना पड़ता है। और ख़ास तौर पे मुझे जो क्राइसिस के सामना करने पड़े, जिसमें कि आप शुरू करें, कोविड से शुरू हुए, तो उसके बाद वो PIA के जहाज़ों का सिलसिला हुआ, फिर शुगर क्राइसिस, फिर पेट्रोल, फिर वीट, और ये PDM की जो पूरी एक तहरीक चली हुई थी, उसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम और जो रिफॉर्म्स के काम जो कि मैंने शुरू किए हुए थे, वो जाहिर है कि उसमें आपको बहुत ही थका देने वाला एक वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आप ये भी देखें कि जो जितने भी मुझसे पहले भी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आए हैं, वो 1 साल के तकरीबन लगभग उन्होंने काम किया है
और माजी की हुकूमतों में भी आप देख लें तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में कोई मुसलसल इतने अरसे तक नहीं रहा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक टेंस जॉब है और इसमें जो है तो आपको बिल्कुल 24 घंटे और 24/7 आपको इन्वॉल्व रहना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ में ये भी है कि एक बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस और मेरी सारी जो सहाफ़ी बरादरी के साथ एक ताल्लुक पैदा हुआ, एक एक्सपीरियंस देखा लोगों को सब कुछ। तो मैं ये समझता हूँ कि जो साइंस टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है, मैं समझता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं हुआ। इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे तो इतना मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसमें इतना कुछ किया जा सकता है। और आम जो दूसरे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, मेरा ख्याल है उसमें सबसे अहम मिनिस्ट्री जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की होती है। तो मैं उसको उसी स्पिरिट में लेता हूँ और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि एक और मौका है एक नई चीज सीखने का। एक क्रेडिट तो आप लोगों की गवर्नमेंट को देना चाहिए। इससे पहले हुकूमतों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत से कोई ज्यादा वाकिफ नहीं होता था, पता नहीं चलता था कि ऐसी कोई वजारत मैटर भी करती है नहीं करती। आप लोगों की हुकूमत में चले, फवाद चौधरी साहब को इसका क्रेडिट हमें देना चाहिए और उम्मीद है आप भी उस काम को आगे लेकर चलेंगे कि काम को पता चला कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी वजारत है और इसमें बड़े काम होते हैं और कितना ज्यादा पोटेंशियल है इस वजारत में। हम पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं इस वजारत में रहते हुए। सर, बेस्ट ऑफ लक। आपका जो मकसद है अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। आगे बढ़ते हैं। आज जो शहबाज शरीफ साहब की जमानत हुई है, आपको नहीं लगता सर एक तासुर जो है इसको बड़ी तकवीत मिलती है ऑपोजिशन की कि साल 6 महीने रखने के बाद नए बड़े बड़े सबूतों के दावे करने के बाद कुछ साबित नहीं कर पाता, और फिर इस तासुर को और तकवीत मिलती है कि सब इंतकामी कार्रवाइयां हैं, सब सियासी कार्रवाइयां हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई इस मुल्क में बदकिस्मती से नई बात नहीं है कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है कि आप लोग 25-25 साल 30-30 साल मुकदमों में घिरे रहते हैं और वो उनको फैसला नहीं मिलता, और बाज़ केसेस में तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चला जाता है। अब जो जहाँ तक कि नैब का ताल्लुक है, करप्शन केसेस का ताल्लुक है, तो जाहिर है कि ये किसी को जमानत पे, एक पहली बात तो ये है कि जमानत पे रिहा होना केस से बरी होने की कोई भी ये दलील नहीं है कि साबित हो जाए, जिस तरह के नैरेटिव बना रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले कि जी देखें 6 महीने रखा, 1 साल रखा, 1.5 साल रखा, इससे कोई वो नहीं है। बात ये है कि अगर उनको केस से कोई वो तो नहीं मिला, उनको बरी तो नहीं कर दिया गया, जमानत पे निकलना तो कोई ये साबित नहीं करता कि वो जुर्म उन पे साबित नहीं हुआ। और एक पाई की ये जो एक रट लगाई होती है कि एक पाई भी नहीं ली है, इनके जो शहबाज शरीफ की जो खास तौर पे जो केसेस हैं, इसमें तो पूरी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, इसमें टीटीज इन्वॉल्व हैं, इसमें सारे वो जो तरीके से आते हैं, जिस तरीके से जिन चैनल्स के जरिए आते हैं, वो सारा कुछ सामने है। अब सवाल आपका ये बनेगा तो उसके बाद ये केस डिसाइड क्यों नहीं हुए, यही मेरा भी सवाल है और पाकिस्तानियों का भी यही सवाल है कि अब हुदैबिया पेपर मिल अगर आप देख लें, वो इतना ओपन एंड शट केस था जिसमें कि सिर्फ इस वजह से बंद कर दिया गया क्योंकि वो टाइम बार्ड हो गया था। लेकिन ये होता ही इसी तरह से है कि जो केसेस हैं उसमें बावजूद इसके कि बड़ा क्लियर कट प्रूफ्स होते हैं, बिकॉज बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जी वो आपको किसी चाहे 10 साल बाद भी आप खोल लें, वो कहीं नहीं जाते, और वो एक सबसे बड़ा सबूत है। अब फैसला उनको सजा क्यों नहीं मिली है, ये भी मेरा भी एक सवाल है और पाकिस्तानी अवाम का भी सवाल है। नैब प्रोसिक्यूशन जो है ना कमजोर है। फिर जब हम अक्सर बाहर भी डिस्कशन होती है, कहते हैं जिसने करोड़ों के वकील किए और एक सरकारी वकील हो तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो है ना वो क्या नतीजा निकलेगा। और फिर ऊपर से हमारा अदालती सिस्टम भी है, फिर नैब कवानीन में तरमीम का भी मसला है। सर जी नहीं, देखिए नैब कवानीन में तरमीम होनी चाहिए, बिल्कुल। हमने पहले भी कोशिश की थी अपनी हुकूमत में और अभी भी कर रहे हैं, और अभी भी मैं समझता हूँ कि नैब पे अभी हमारी सेनेट में एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर हम अल्हम्दुलिल्लाह उभरे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इन चीजों को और जुडिशल रिफॉर्म्स को भी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को, अब हमें इसी तरफ जाना है। लेकिन वो लोग जो कि हाईजैक किए हुए हैं, क्योंकि वो इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, जो लोग ये नैब लॉज में या और चीजों में ये अमेंडमेंट्स नहीं करना चाहते, बिकॉज ये बेनिफिशरी है उस सिस्टम के, इसमें तो आम आदमी को तो कोई रिलीफ नहीं है, बल्कि उनको तो ये तो 6 और 1.5 महीने की बात करते हैं, साल जिस तरह मैंने कहा वो गुजर जाते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। तो ये सीरियस एक चैलेंज है हमारे मुल्क के लिए,
और जितनी भी हुकूमतें आई हैं बशमूल हमारे, हम ये समझते हैं कि इस पे जरूर काम होना चाहिए और इस चीज को सर फिर एक और डिवीजन नजर आती है ना कि एक तरफ नैब अपोजिशन के मुकदमात बनाता है, वो कैद में रहते हैं, दूसरी तरफ आपके जो इत्तेहादी हैं पंजाब में बड़े अहम इत्तेहादी हैं उनके खिलाफ नैब पहले रेफरेंस दायर करता है फिर वापस लेने की इस्तदा करता है। तो सर ये भी एक डिवीजन नजर आती है कि कहाँ है कानून सबके लिए एक जैसा, कहाँ है मेरिट सबके लिए एक जैसा। सर देखिए हम इसी चीज पे स्ट्रगल कर रहे हैं कि जब मसलन शुगर क्राइसिस हुई है और इसमें हम पहले हमें कहते थे कि जी ये जो बात अभी आप कर रही हैं, उसके बाद जो है तो जब हमने शुरू किए हैं वो जो है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले वो हमदर्द बन गए हैं। देखिए इंसाफ जो है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो बुनियादी मकसद है वो ये उनका यही कहना है और यही इस मुल्क की निजात का बायस बनेगा कि कानून सबके लिए बराबर हो। इसमें ये नहीं हो कि ये मेरा है ये आपका है, लेकिन साथ ही साथ में ये भी नहीं होना चाहिए कि जब किसी को इसके कानून के इदारे बुलाएं तो उसका सिंपल ये है कि उसका वो जवाब दे दे तो किस्सा खत्म हो जाएगा, या वो गलत होगा या वो ठीक होगा, बजाय इसके कि हम एक क्रिएट कर दें एक पॉलिटिकल, उसके पीछे हम अगर छुप जाएं या उसको इस्तेमाल करें तो मेरा ख्याल है कि वो हमारी जो बुनियादी कॉज है वो उसको कंप्रोमाइज करता है। और इसमें कानून और वो सबके साथ होना चाहिए इंसाफ, ये मैं बिल्कुल इससे मैं तो एग्री करता हूँ, मेरी पार्टी भी एग्री करती है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी एग्री करते हैं कि बिल्कुल चाहे अपना पराया नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसाफ क्या आंखों के सामने जो पट्टी होती है वो इसी की सिंबल होता है कि आप तफरीक नहीं करते हैं कि कौन अपना है कौन पराया। जहांगीर तरीन साहब को इस्लामाबाद से ठंडी हवाएं आ रही हैं, वो बड़े मुतमईन नजर आ रहे हैं, बड़े पुरुमीद हो गए हैं कि वजीर आजम की उनसे मुलाकात हो सकती है। क्या वाकई मामला इतना सादा एक मुलाकात का ही मसला है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना वो मिलेंगे तरीन साहब से, केसेस वापस हो जाएंगे, रिलीफ मिल जाएंगे? तो क्या आपको नहीं कि बजट इजलास भी आ रहा है, अगर यहाँ से आप लोगों का मसला सेटल नहीं हुआ फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, 40 लोगों का ग्रुप है तरीन साहब के साथ, तो क्या कहीं मामला सेटल्ड हो सकते हैं? सर देखिए जहाँ तक ठंडी हवाओं का ताल्लुक है तो वो तो वैसे भी है, आपने देखा होगा मैंने स्वेटर पहना हुआ, सर्दी इस्लामाबाद में काफी है। लेकिन जहाँ तक कि जहांगीर तरीन साहब का ताल्लुक है, देखिए वो हमारी पार्टी के एक बड़े अहम लीडर और उनकी काफी कंट्रीब्यूशन है हमारी पार्टी में, लेकिन जहां तक उनके साथ में जो लोग हैं जो कि उनके साथ अपनी सॉलिडारिटी शो कर रहे हैं वो भी इस बात पे कायल हैं, और मैंने कईयों को सुना भी है, उन्होंने ये कहा है कि अगर तो हमारी सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है वो है कि जहांगीर तरीन को इंसाफ मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, हम भी ये कहते हैं, सिर्फ जहांगीर तरीन नहीं हर एक को जो भी अदालत में पेश हो, कोई पाकिस्तान का शहरी हो, उसको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए, ये ज्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, उसको इंसाफ के तकाजे पूरे उसको मिलने चाहिए। जहां तक उनका बाकी जो मुलाकात का ताल्लुक है, जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के जो मुतल्लिका लोग हैं वो उनके साथ राब्ते में होंगे, और इस बात पे कंप्रोमाइज तो हो नहीं सकता कि जी ये केसेस लिए जाएं या वापस लिए जाएं, लेकिन ये जरूर है कि उनको ये अश्योर कराना हमारा काम है, और उस पे वो जितने बर्फ तो पिघली है ना, जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी कि पंजाब में कुछ हो सकता है, हुकूमत को नुकसान हो सकता है, वो एक बर्फ पिघली है। चलें अच्छी बात है, हालात थोड़े से नॉर्मलाइज हुए हैं। अच्छा शिबली साहब, कल दोबारा पार्लियामेंट में करारदाद पेश होने जा रही है, जो सफ़ीर फ्रांस के सफ़ीर को निकालने का मामला है, लेकिन कहती है बस इतना ही काम था पार्लियामेंट में करारदाद पेश करना, जो मजहबी जमात थी वो भी यही चाहती थी। लेकिन सर सवाल फिर ये पैदा होता है, मामला अगर इतना ही सादा था, मामला सिर्फ पार्लियामान में करारदाद पेश करने का ही था, तो सर फिर इतना कशीदा माहौल, फिर मामलात को इस नहज पर कौन लेके गया, फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? जो इतने लोग अपनी जानों से गए, पुलिस अफसरान जख्मी हुए, लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचा, 10 दिन मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल रही, क्या हुआ सर फिर ये सब कुछ, अगर सिर्फ मामला एक सादी करारदाद का ही था? देखें ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है, पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसा इशू है जिसमें कि पूरे पाकिस्तान में किसी की दो राय है ही नहीं, सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को एक बहुत ही संगीन तरीन जुर्म समझते हैं और समझना भी चाहिए। तो इसमें तो कोई ना अपोजिशन है, ना पॉलिटिकल वो है, ना गवर्नमेंट पार्टी है, इसमें सबका एक ही मौकफ है। और जिस तरह के ये सिलसिला अनफोल्ड हुआ तो जाहिर है कि यही हमारा वो था कि हम तो वो एक तरीका निकालने की बात कर रहे थे, और उसमें साथ में
जो TLP है उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की हुई थी इसकी प्रोसेशन लाने की, इस्लामाबाद आने की, तो उसकी वजह से कुछ मामला बिगड़ गए। और जाहिर है कि जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में हुकूमत को अपनी रियासत को अपनी रेड कायम करनी होती है, और ये बड़ी ही बदकिस्मती है, बहुत ही दुख की बात है कि इतनी जानें ज़ाया हुई। ये नहीं होना चाहिए था कि खास तौर पे एक ऐसा मसला जो कि जिसमें कि कोई किसी की दो राय है ही नहीं, तो अब ये मसला इंशाल्लाह ये तो उन्हीं की जो साथ। देखिए, हुकूमत कहती है, प्राइम मिनिस्टर साहब अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं, फ्रांस के सफ़ीर को निकालना मसले का हल नहीं है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इस तंजीम पर आप कहते हैं पाबंदी भी बरकरार रहेगी, मरकज़ी क़यादत को भी रिहा नहीं किया जाएगा, तो फिर मामला किस बुनियाद पर इनको डील किया गया? क्या फिर जो कमेटी बनी है जो अपील करेगी 30 दिन के अंदर कि आपने हमारी जो पाबंदी है वो क्यों की है, इसको वापस ले रहे हैं, क्या ये कोई खुफिया डील हम इसको कह सकते हैं कि कमेटी के सामने वो जाएंगे मामला लेकर और हुकूमत जो है वो पाबंदी वापस ले लेगी? ऐसी कोई डील हुई है फिर? नहीं जी, देखिए ऐसी तो कोई डील का मुझे कम से कम इल्म नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि देखें जी, हमने बुनियादी तौर पे ये मसला सिर्फ आज का नहीं है, ये मसला फिर दोबारा खड़ा हो सकता है, फिर खड़ा हो सकता है, तो हमने उसका एक ऐसा सोल्यूशन निकालना है, हमने एक ऐसी रायनामा बनानी है जिसमें कि हमने जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर ने किया है कि उन्होंने एक रास्ता तो दिया है कि हमने ये मिलकर, सारे इस्लामी ममालिक ने मिलकर एक ऐसा स्ट्रेटजी बनानी है जिसमें कि हम मगरबी ममालिक को कायल कर सकें कि जब उनके ममालिक में इस किस्म की हरकत होती है तो उससे हमारे मुल्कों में मुसलमानों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और एक ऐसा तरीकाकार बनाया जाए जिससे कि वो हम अमल भी करा सकें। यहूदियों को आप देखें, उन्होंने एक छोटी सी मुल्क होते हुए उन्होंने होलोकॉस्ट की लफ्ज पे और इस इशू पे बहस को भी जुर्म करार दिया हुआ है, तो हम 50-52 मुल्क हैं, और क्यों हम नहीं कर सकते? और प्राइम मिनिस्टर अपनी पूरी हर इंटरनेशनल फोरम पे उन्होंने इसी बात का इजहार किया है कि जो इस्लामोफोबिया है या जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है, इससे हम लोगों को बहुत दुख होता है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसका नोटिस लेना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि ये चीजें दोबारा ना हो, क्योंकि ये एक मुल्क की बात नहीं है। आज एक लेकिन क्या हम ये बड़ी उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि जो डील हुई है, मुज़ाकरात, मुआहदा, दोबारा ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होगी, दोबारा सड़कें ब्लॉक नहीं होंगी, दोबारा एक आम आदमी की जिंदगी इस तरीके से मुतासिर नहीं होगी, मामलात का मुस्तकिल हल होगा? बिल्कुल जी, हमारी तो यही कोशिश भी है, बल्कि हम इस पे और भी ज्यादा इस पे हम काम करने लगे कि ये मसले को हम इसको जड़ से उखाड़ें और इस मसले को ऐसी तरह से हल करें कि कल 6 महीने बाद, साल बाद फिर कोई मुल्क में, कोई गैर मगरबी ममालिक में कोई ऐसी चीज उठती है तो जाहिर है कि फिर वही चीज हम फेस करेंगे। इसके लिए एक निर्पा और एक प्रैक्टिकल और एक बड़ा सबको साथ लेकर इंक्लूसिव अप्रोच चाहिए, जो कि मुसलमान मुल्कों का, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बेहतर शख्स कोई नहीं है, क्योंकि माजी में कभी किसी हुकूमत ने इतना नहीं किया, किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतना नहीं किया जितना कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस मसले पे जो एक मौसर दलाइल दिए इंटरनेशनल फोरा पे। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज साहब मेरे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, हमजा शहबाज, ख्वाजा बरादरान, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और अब शहबाज शरीफ साहब ज़मानत पर रहा। हर दफ़ा हुकूमत की तरफ से यही कहा जाता है कि भाई ज़मानत का ये मतलब नहीं है कि करप्शन नहीं हुई या करप्शन पर सज़ाएं नहीं मिलेंगी, लेकिन सवाल फिर वही उठता है और हर बार उठेगा कि 6-6 महीने कैद में रहने के बाद, साल कैद में रहने के बाद, अगर नैब सबूतों के दावे करने के बावजूद भी कुछ साबित नहीं कर पाता तो सर ये किसकी कमज़ोरी है? क्या फिर अपोजिशन का जो मौक़िफ़ है उसको तक़वियत नहीं मिलती कि ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो तारीख है उसमें आप देखें कि किस तरीके से मुकदमात कायम होते रहे हैं और किस तरह सियासी मुखालफिन को निशाना बनाया जाता रहा है।
बड़ा मशहूर मुकदमा है चौधरी ज़हरुल्लाह साहब पर। वो एक भैंस चोरी के इल्जाम में पर्चा कटा था। इसी तरह उस्ताद दामन के खिलाफ एक पर्चा कटा था और बम बरामद हो गया था। इस तरह हबीब जालिब पे एक झूठा मुकदमा कायम हुआ था। इस तरह खुद एयर मार्शल असगर खां पर और मियां महमूद अली कसूरी पर और खुर्शीद कसूरी पर और खुद मुझ पर, मैं भी उसमें मुलज़म था, ये मुकदमा कायम हुआ कि हमने एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की गाड़ी जो है उसके ड्राइवर को ज़दोकोब किया है और पाना उसका चुरा लिया है। इस तरह के मुकदमात कायम होते रहे हैं पाकिस्तान की अगर तारीख में आप देखें। और ये जो नैब के मुकदमात कायम हो रहे हैं सियासी रहनुमाओं पर, उसका आप देख लीजिए कि यानी मकसद उसका क्या है। मकसद यह है कि लोगों को गिरफ्तार किया जाए, महीनों कैद रखा जाए, बल्कि अब तो बरसों कैद रखा जाए और ना कोई मुकदमा चले, ना कोई रेफरेंस पेश हो और ना कोई कार्रवाई बढ़े। होना तो ये चाहिए, गिरफ्तारी तो इन मुकदमात में होनी ही नहीं चाहिए। जब आप ECL पे किसी का नाम डाल दें, रेफरेंस दायर करें और सजा दिलवाएं। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, मुकदमा कायम होना चाहिए, उसकी समाअत होनी चाहिए। लेकिन समाअत की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। इसके 400-400, 500-500 गवाह होते हैं, वो सालों गवाहियां देते रहते हैं। अभी आपने देखा चौधरी परवेज अली साहब पर एक मुकदमा कायम हुआ, भर्तियां हो गई जनाब, वो महकमा बल्दियात में जब वो वजीर बल्दियात थे, बिल्कुल, और वो सेक्रेटरी साहब फौत हो चुके, डायरेक्टर फौत हो चुके और अब वो मुकदमा खत्म हुआ है। रेफरेंस खत्म करना पड़ा नैब को कि वो सारे लोग जो थे मुल्ज़म बनाए हुए वो तो दुनिया में नहीं रहे। लेकिन ऑपोजिशन तो कहती है ना कि आपके इत्तेहादी हैं, उधर आप रिलीफ दे रहे हैं, नैब उनके खिलाफ जो है ना वो पहले केस करता है, फिर रेफरेंस खत्म करने की दरखास्तें देता है। वहां तो एक ये तासुर जाता है ना कि आपके बड़े आम इत्तेहादी हैं, वहां आप जो है ना रिलीफ दे रहे हैं। देखिए बात यह, कोई इत्तेहादी हो या फसादी हो, जो कुछ भी कह ले आप, बात यह है कि कानून जो है नैब का, उसमें आप देखिए 30 दिन के अंदर उसमें लिखा हुआ है कि मुकदमे का फैसला होगा। 30 दिन के अंदर उसमें बेल की प्रोविजन ही नहीं है। ये बेल तो अदालतें देती हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन के तहत, आर्टिकल 199 के तहत। बिल्कुल, तो ये काला कानून है इस लिहाज से। तो सर फिर आज जो लोग भुगत रहे हैं, जो आज जेलें काट रहे हैं, सर फिर ये सबका कसूर है ना शामी साहब? सबको मौका मिला था कि इस कानून को ठीक करते, पीपल्स पार्टी को मिला था, नून लीग को मिला था। आज अगर तहरीक इंसाफ ये समझ रही है तो कल इनको भी भुगतना पड़ सकता है। यही तो एक इसकी इबरत अंगेज बात है कि एक पीपल्स पार्टी जो थी, जब वो बरसर इक़्तिदार थी तो मुस्लिम लीग नून के साथ उसका मामला नहीं हो सका। दोनों ये समझती रही कि ये दूसरों के काम आएगा, दूसरों के खिलाफ ये कानून इस्तेमाल होगा, और अगर इस कानून की इस्लाह नहीं की जाएगी, ये कल उन लोगों पर भी इस्तेमाल होगा जो आज इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये कोई किसी शख्स को आप गिरफ्तार कर लें, 90 दिन का उसका रिमांड हो, कत्ल के मुकदमे में 14 दिन का रिमांड होता है, तो आप ये 90 दिन का रिमांड लेके और फिर कोई रेफरेंस ना बने, कोई मुकदमा ना चले, तो ये तो इंसाफ तो नहीं कहेंगे ना इसको। बिल्कुल सही। लोग जमानत पर रहा हुए हैं, उसमें देखें अदालतों ने रिमार्क्स क्या दिए और अदालतों ने किस तरीके से उन पे कायम मुकदमात जो है उनको उनके ऊपर नुक्ताचीनी की है, उनको हवा में उड़ा दिया। बिल्कुल की है। शहबाज शरीफ साहब की अब रिहाई के बाद आपको लगता है PDM में कोई जान पड़ेगी? ये तो हम सब जानते हैं कि एक मुफाहमत की सियासत पर यकीन रखते हैं शहबाज शरीफ साहब भी, मुफाहमाना रवैया उनका होता है शहबाज शरीफ साहब का भी। तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी को दोबारा इन करने की कोशिश करेंगे और PDM की तहरीक दोबारा से एक दर्द सर बन सकती है इस हुकूमत के लिए? देखिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं कि PDM जो है वो नातजर्बाकारी जो है उसकी भेंट चढ़ गई है, और इसमें मुस्लिम लीग नून के भी हमारे दोस्त हैं, इसके जिम्मेदार हैं, और पीपल्स पार्टी के जो दोस्त हैं वो भी जिम्मेदार हैं। यानी उन्होंने एक दूसरे को इस तरह जिद किया है कि उनके दरमियान फासले पैदा हो गए। अब ये देखिए, अपोजिशन के वसीतर मफाद में था कि उनका ये भरम कायम रहता, ये इत्तेहाद कायम हुआ था और आगे चलता, लेकिन अब इसमें रुकावटें पड़ गई। अब देखिए, शहबाज शरीफ साहब सामने आते हैं तो क्या करेंगे, और वो कोई
मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे या मुफाहमत जो है, मुफाहमत तो उनकी पॉलिसी है, लेकिन मुफाहमत किस से होगी ये देखने की बात है। और मुफाहमत भी लंदन की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती, लंदन में जो कायद बैठे हैं उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। लंदन वालों को भी गौर करना चाहिए भाई, जिससे यकीन जहाँ लड़ाई की जरूरत है वहाँ लड़ाई करें, या मुफाहमत की जरूरत है वहाँ मुफाहमत करें। अगर आप अपनी अपोजिशन पार्टियों से ही लड़ने लग पड़ेंगे तो फिर आप मंजिल तो खुद खोटी करेंगे अपनी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शाबी साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ होने वाले धमाके के बारे में आज वज़ीर दाखिला ने बताया कि ये खुदकुश धमाका था, जिसमें 60 से 80 किलो जो है वो धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल हुआ। कोयटा धमाके पर वज़ीर आज़म ने हर पहलू से तहकीकात करने की हिदायत जारी की हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला कल ये कह चुके कि भारत सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान का अमन ख़राब कर रहा है। भारत से सोशल मीडिया पर एक ही वक्त में ऑनलाइन 2-2 लाख जो लोग हैं ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। भारत ये भी चाहता है कि पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म ने भी कहा कि हमसाया मुल्क के 380 व्हाट्सएप ग्रुप पाकिस्तान में जाली खबरें फैला रहे हैं, जबकि गुज़श्ता साल बैनुल-अक़वामी इदारे EU डिसइन्फो लैब की रिपोर्टें भी पाकिस्तान के खिलाफ जो भारतीय प्रोपेगेंडा है उसको बेनकाब किया। फिर फेक न्यूज़ और जाली वेबसाइट के ज़रिए भारत एक मुद्दत से यूरोप को पाकिस्तान से मुतालिक जो है वो गुमराह भी कर रहा था। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को दुनिया से छुपाया जा रहा था। भारत की ये कोशिश कई बार नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान की जानिब से हमेशा भारत के साथ अमन की बात की गई है, पॉजिटिव मैसेज दिया गया है, अच्छे ताल्लुकात का मैसेज दिया गया है, लेकिन देखा गया है कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की कोशिश की है। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर ख़ारजा के दौरे UAE में भारत से मुज़ाकरात करने की तरदीद के बावजूद भारतीय मीडिया में पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैकडोर मुज़ाकरात की बात होती रही। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए भारत को मकबूजा कश्मीर की जो आईनी हैसियत है इसको बहाल करना होगा। पिछले हफ्ते एक मजहबी जमात के धरने के बाद एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी। कल मामला तय पाए और कल रात को ही ऐसे हमले का होना ये दुश्मन की तरफ से क्या पैगाम है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, कल कोयटा में होटल की पार्किंग में जो धमाका हुआ ऐसे मौके पर हुआ जब चीन के सफीर कोयटा में कई दिनों से मौजूद हैं। खुशकिस्मती से कल उस वक्त वो होटल में मौजूद नहीं थे। अब एक हाई सिक्योरिटी जोन है ये और ऐसी जगह पर धमाके का होना, साथ ही बलूचिस्तान असम्बली भी है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी है। सर ये क्या मैसेज है? फिर अगर हम पिछले 10 दिनों की का एक क्योस देखें, सूरत हाल देखें, गैर यकीनी की सूरत हाल थी। फिर हमारे वज़ीर दाखिला और प्राइम मिनिस्टर का कहना कि भारत की तरफ से क्या प्रोपेगेंडा किया गया। सर ये कड़ियाँ कहाँ जाके मिलती हैं? थैंक यू वेरी मच शाजिया। देखें, जितनी आपने मुफस्सिल तरीके से अपना ये इंट्रो या इस सेगमेंट का बयानिया दे दिया है, इसमें मैं कोई इजाफा नहीं कर सकता। ये बिल्कुल आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो तमाम इवेंट्स गिनवा दिए हैं जहां हिंदुस्तान ने कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया, और हिंदुस्तान की हमेशा यही कोशिश रही है। और ये जो ट्राइका है मोदी, अजित डोवाल और अमित शाह का, मुझे कोई इसमें अभाम नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई खुशफहमी नहीं है कि ये तीन पाकिस्तान के साथ अमन चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ कोई भलाई या खैर सगाली का मैसेज देना चाहते हैं। अगर उन्होंने कभी वक्ती रिलीफ लेने के लिए कोई हाथ बढ़ाया तो वो भी वो अपने मफाद में बढ़ाएंगे, और उन्होंने कोई मौका आज तक हाथ से जाने नहीं दिया। ये जितनी आपने इवेंट्स गिने हैं, इनमें अगर आप वो डोसियर्स भी शामिल कर लें जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बहुत मेहनत से तैयार किए,
और ये बताया कि अफगानिस्तान में कितने ऐसे कैंप्स हैं जहां से हिंदुस्तान मुसलसल पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस बलूचिस्तान के अंदर दरअंदाजी कर रहा है और स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी करवा रहा है। लेकिन इसके साथ अफसोस इस बात का है कि हमारी इस तमाम तर कोशिश, काविश और जो हमने डोसियर्स दिए उन पर वेस्ट से कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आया या कोई ऐसा हिंदुस्तान पर दबाव नहीं आया कि वो इन हरकतों से बाज रहे। तो मैं उस माजी को सामने रखते हुए ये कंक्लूड करने में अगर एविडेंस मिलती है तो मैं यकीनन इस बात को मान लूंगा कि इसमें भी हिंदुस्तान का अमल दखल है। और ये जो बलूचिस्तान में इस वक्त सी पैक रिलेटेड जितनी डेवलपमेंट और तरक्की हो रही है, पहले उन्होंने चाइनीज कॉन्सुलेट पे कराची में हमला किया, बिल्कुल, और अब अगर वो टारगेट करना चाहते थे चाइनीज एम्बेसडर को, तो मेरे ख्याल में ये यकीनन ये पाक चाइना दोस्ती को सबोटाज करने की कोशिश है। फिर खित्ते में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आपने सी पैक का भी जिक्र किया, फिर एक और अहम डेवलपमेंट अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का, नेटो अफवाज का इनखला। यकीनन भारत ये नहीं चाहता। आपको याद है कि भारत ये बड़े दावे करता रहा है कि भारत ने बहुत अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है अफगानिस्तान में। तो भारत कभी नहीं चाहेगा कि जो अफगानिस्तान है वहाँ पे तालिबान और काबुल हुकूमत मिलकर कंसेंसस से कोई हुकूमत बनाए, क्योंकि भारत ये समझता है कि पाकिस्तान अफगान जो अमल है इसको अपने मफाद में इस्तेमाल करेगा। तो आपको लगता है कि अब ये जो चाइना का भी इसमें एक रोल है, तो भारत अब पाकिस्तान और चाइना इनके दरमियान दरार डालने की और इस तरह की साजिशें हर मुमकिन कोशिश करेगा पाक चाइना दोस्ती को सबोटाज करने की? बिल्कुल शादी, इस पर कोई दो राय नहीं है। खुद अमेरिका ने कहा है कि अब अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान, ईरान, रशिया और चाइना ये इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकते हैं। चाइना इन्वेस्टमेंट के एतबार से और उन तमाम पोटेंशियल्स को एक्चुअलाइज करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए जो सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़ावा देते हैं चाइनीज ट्रेड को, और खुद सेंट्रल एशियन स्टेट्स और रशिया को रसाई देती हैं टुवर्ड्स वार्म वाटर्स ऑफ अरेबियन सी। तो इन तमाम पॉसिबिलिटीज को देखते हुए इन चार कंट्रीज का रोल तो बहुत अहम है। हिंदुस्तान सिर्फ इसमें एक स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है, और ये जो कोशिश किसी हद तक की भी जा रही है उसमें वो चाहता है कि ट्रेड जो आयरन ओर के रिजर्व्स हैं अफगानिस्तान में, अगर वहाँ से वो बजरिया ट्रेन वागा के जरिए हिंदुस्तान में ले जाने के लिए उसका रास्ता खुल जाए और ट्रेड के रास्ते खुल जाएं, ताकि उसकी एक इन्वॉल्वमेंट भी रहे इंटरनल अफगानिस्तान में, और वो तमाम कॉन्टेक्ट जो उसने बनाए हुए हैं उनके साथ उनको वो फाइनेंस भी कर सके और उनके साथ राब्ते में रह सके। उसकी कोशिश तो वो करेगा, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में अमन आए और यहाँ के जो फवायद हैं वो पाकिस्तान को उस तरीके से हासिल हों जिस तरह हमारा एक देरीना ख्वाब रहा है। तो एज अ स्पॉइलर किन बेसिस पर बार बार भारत को पैगाम देते हैं कि बातचीत करें या हम चाहते हैं, ये तो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, लेकिन अब मामलात इतने आगे बढ़ चुके हैं कि क्या आपको उम्मीद भी रखनी चाहिए कि भारत इस तरफ आएगा? और अब तो हमारा पहला हमारा एजेंडा ये है कि कश्मीर की आईनी हैसियत को भारत जो है ना वो बहाल करे, 5 अगस्त वाली पोजीशन पर वापस लेकर आए। तो आपको लगता है कि बार बार पैगामात देने से भी भारत ये शायद पाकिस्तान की कमजोरी समझता है? यकीनन देखें, ये जितनी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम दिया या हमारे जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जब वो खैर सगाली और दोस्ती की बात करते हैं, डायलॉग की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान इसको कमजोरी समझता है। और ये उनकी साइकी रही है कि यू किक देम दे लिक यू एंड यू लिक देम दे किक यू। जब तक हम उनके ऊपर चढ़कर रहते थे उस वक्त वो हमेशा मिन्नत समाजत किया करते थे, और जब से हमने खैर सगाली और दोस्ती और अच्छे नेबर होने के पैगामात दिए हैं, इतना ही इंडिया ने एग्रेशन में इजाफा किया है, और अजीत डोवाल बरमला इसका इजहार भी कर चुका है। तो मुझे कोई ऐसी तवक्को नहीं है कि हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ वो कश्मीर में कर गुजरे हैं इसमें किसी किस्म की वो नरमी नहीं दिखाएंगे, न वो इसका स्टेटस बहाल करेंगे, न वो किसी तीसरे मुल्क की सालिसी कबूल करेंगे, न वो यूएन रेजोल्यूशन को खातर में लाएंगे।
तो अगर ये तमाम बातें ऐसी ही हैं जैसी नजर आ रही हैं, तो फिर मुझे नहीं समझ आता कि इसके अलावा हम किन बेसिस पर ताल्लुकात को बेहतर बनाने की उम्मीद रख सकते हैं। बहुत बहुत दिफाई तज़िया का जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के क़याम का एक प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत 1800 अरब रुपए रेवेन्यू कमाया जा सकेगा। मंसूबे के तहत लाहौर में सरकारी मुलाजमीन और अफसरान के रिहायशी इलाकों में कायम घरों को ख़त्म करके कमर्शियल और रिहायशी इमारतें तामीर की जाएंगी। वफाकी वज़ीर रेलवे ने भी लाहौर में 570 एकड़ पर मुश्तमिल रेलवे वर्कशॉप बंद करके इमारतें तामीर करने पर आमादगी जाहिर की है। अब 5 सरकारी इदारों की 350 एकड़ अराजी, वादत कॉलोनी मंसूबे में 270 एकड़ अराजी और वॉल्टन मंसूबे में 150 एकड़ अराजी पर तामीरात ये सारी की जाएंगी। और ये जो तामीरात हैं ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल की जाएंगी। वफाकी हुकूमत के ने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे के लिए वफाकी इदारों की अराजी फराहम करने पर रजामंदी भी जाहिर कर दी है, लेकिन वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने यह मुतालबा किया है कि इन तमाम तामीरात से मुतालिक फैसलों में इन्हें भी शरीक किया जाए, क्योंकि ये मनसूबा उनके हल्के में तामीर होगा। और दूसरी तरफ नाजरीन, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ऑयल टर्मिनल्स के जाली लाइसेंस जारी करने पर 2 अहम अफसरान को बरतरफ किया गया। फिर उन्हीं कंपनियों और अफसरान के बायस पेट्रोल बहरान ने भी जन्म लिया था, लेकिन मरकजी किरदार वफाकी काबीना के हिदायत के बावजूद अपने ओहदों पर बराजमान हैं। इसी पर बात करूंगी। मुझे ज्वाइन करें इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, हुकूमत जो दावा कर रही है कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्लान के तहत 1800 अरब रुपए रेवेन्यू कमाया जा सकेगा, क्या वाकई जो हुकूमत टारगेट सेट कर रही है काफ़ी ज़्यादा रकम है, इस मंसूबे से इतनी बड़ी रकम कमाई जा सकती है? प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है ये? शाजी देखिए, बिल्कुल ये मुमकिन है, लेकिन मामला ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2 साल कबल इस मामले का इनिशिएटिव लिया कि मुल्क भर के अंदर वफाकी और सूबाई हुकूमतों की इंतहाई कीमती लोकेशन के ऊपर सरकारी अराजी मौजूद है, या तो वो इस्तेमाल नहीं हो रही, अगर इस्तेमाल हो रही है तो उसको ऑप्टिमम उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। लिहाजा टास्क दिया गया वफाकी इदारों को भी और सूबाई हुकूमतों को भी कि इस अराजी का हमें बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि लाहौर के अंदर बहुत से ऐसे इलाके हैं, जिस तरह वादत कॉलोनी है, वहाँ पर सिंगल स्टोरी घर बने हुए हैं, ज़मीन वो बहुत कीमती है। इसी तरह फिरोजपुर रोड की बात की गई है, वाल्टन एयरपोर्ट के अतराफ की बात की गई है, जिसका बेहतर इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसी तरह वफाकी दारा हुकूमत में भी सेकंड फेज के अंदर जहाँ पर G6 F6 के सेक्टर हैं, बहुत कीमती लोकेशन पर है वहाँ पर, लेकिन सिंगल स्टोरी सरकारी घर बने हुए हैं। तब हुकूमत ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जो कि पहले मरले के अंदर पंजाब से उसका आगाज होने जा रहा है, और ये रेवेन्यू सिर्फ 1300 या 1800 अरब तक नहीं बल्कि 6000 अरब रुपए तक जा सकता है। अच्छा। अगर इसके अंदर वाल्टन एयरपोर्ट और उसके साथ उसके सराउंडिंग के एरियाज को शामिल किया जाए, हाँ, और वर्टिकल बिल्डिंग्स बनाई जाएं, तो ये उसकी कैलकुलेशन की गई है। शफकत महमूद साहब को इस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? वो क्या कहते हैं इस मंसूबे के बारे में कि उनसे पूछकर उनकी मुशावरत से यहाँ पर काम किया जाए, क्योंकि ये सब उनके हल्के में आता है? शफकत महमूद साहब को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, उनके इंटरेस्ट जरूर दिखाई दे रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि ये जो सारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये उनके लाहौर में उनके हल्के में हो रहा है। हाँ। वो ये चाहते हैं कि जब इसकी प्लानिंग शुरू हो चुकी है, इसकी जब एग्जीक्यूशन का फेज स्टार्ट होगा, वो चाहते हैं कि मुझे सारे मामले में इन रखा जाए, मुझसे मुशावरत की जाए, क्योंकि मैं उस हल्के के अंदर हूँ, अवामी नुमाइंदा हूँ, मैं भी उसके अंदर अपना इनपुट दूंगा। तो यकीनी तौर के ऊपर एक बहुत बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है। तो वो चाहते हैं कि इसके अंदर उनका भी रोल रहे, अगरचे कि असूली तौर के ऊपर उनका रोल नहीं होना चाहिए, ताकि जो एक अथॉरिटी है उसको रन कर रही हो, लेकिन उन्होंने मुतालबा किया और उनकी इस बात को वेटेज दी गई है कि जब इसकी प्लानिंग होगी, जब एग्जीक्यूशन स्टेज आने वाले चंद दिनों में, सरकारी घरों को खत्म करना है, उनकी जगह कमर्शियल प्लाजे इमारतें बननी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी, तो फिर मुतासरीन को ऑल्टरनेट जगह वो प्लान कर ली गई है कि उनको जगह कहाँ दी जाएगी। जाहिर है घर तो देने उनको ऑल्टरनेट।
जी उसका एक सोल्यूशन दिया गया है कि चूंकि ये सिंगल स्टोरी घर है, यहाँ पर मुलाजमीन भी हैं, अफसरान भी हैं, तो उसका सोल्यूशन ये है कि जब वर्टिकल बिल्डिंग्स बनेंगी तो उन मुलाजमीन को यहाँ पर अकोमोडेट किया जाएगा और कोई ऐसे प्रॉब्लम आया तो उनको किसी न किसी जगह के ऊपर रिहाइश जरूर फराहम की जाएगी। यही ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वफाकी दारुल हुकूमत में भी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, बिलखसूस F6 और G6 के एरियाज में जो कि बिल्कुल रेड जोन के बिल्कुल करीब हैं। सिंगल स्टोरी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो 6-6 कनाल के घरों में रह रहे हैं, उसकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि वहां पर हम बड़ी बिल्डिंग्स बनाएं, पब्लिक प्राइवेट शिप के जो मॉडल है उस मॉडल के ऊपर यहां पर तमीरात हों, कमर्शियल वहां पर हब भी बने। आखिरी सवाल, ऑयल टर्मिनल के जो जाली लाइसेंस जारी किए गए थे उसके बाद फिर 2 अफसरान को बरतरफ किया गया, फिर वफाकी काबीना का फैसला भी हुआ उनको हटाने का, लेकिन उस फैसले के बावजूद जो पेट्रोलियम बहरान के जिम्मेदार अफसरान हैं वो अपने ओहदों पर बराजमान हैं। क्या वजह है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही? शाजी देखिए, ये जो FI की इंक्वायरी कमीशन ने निशानदही की थी कि पेट्रोलियम डिवीजन के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर बेज़ाब्तियां हैं, उनकी मिसकंडक्ट है जिसकी वजह से क्राइसिस क्रिएट हुआ और कहा गया था कि इसकी फर्दर इंक्वायरी इंटरनली भी होनी चाहिए। कभी कैबिनेट ने भी कहा था, तो इंटरनल इंक्वायरी की गई तो ये एक्सप्लोजन डिपार्टमेंट के एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट के 2 अफसरान, डिप्टी डायरेक्टर और एक असिस्टेंट डायरेक्टर को बरतरफ कर दिया गया मुलाजमत से। उन्होंने बड़ी कंपनियों को कराची के अंदर ऑयल टर्मिनल के जाली लाइसेंस उन्होंने जारी किए, उनकी रिक्विजिशन उनकी काम उन्होंने नहीं किया था। अटक पेट्रोलियम बहुत बड़ी कंपनी है, पेट्रोलियम डिवीजन ने उसका नाम मेंशन किया है, उनको भी गलत लाइसेंस जारी किया गया, उन 2 अफसरान को भी हटा दिया गया। लेकिन सबसे बढ़कर जो पेट्रोलियम इंक्वायरी के पेट्रोलियम कमीशन ने जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम पर जिम्मेदारी आयद की थी वो बदस्तूर अपने ओहदे पर बराजमान हैं। जो दीगर अफसरान जिम्मेदार थे वो अपने ओहदे पर बराजमान हैं। इस हकीकत के बावजूद के ज़राए का कहना है कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने छुट्टी पर जाने की कोशिश की, माह के अंदर FI ने हतमी इंक्वायरी करके फौजदारी कार्रवाई शुरू करनी है। वो अब छुट्टी पर नहीं गए, आज भी अपने ऑफिस में मौजूद हैं और FIA की हतमी कार्रवाई भी शुरू है, जो कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि जिसके ऊपर उनके असरअंदाज होने का खदशा है। आज तक अपने ओहदे पर बराजमान हैं। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त हो गया है, फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।